यहाँ से चला गया, वहाँ पेज पे लिख देते हैं। नमस्कार। पेज से लाइव जाने को हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अपने प्रोफाइल से लाइव कर रही हूँ। अभी हम पेज पर लिख रहे हैं, प्रोफाइल से लाइव कर रही हूँ मैं आज। पेज से लाइव हो नहीं पा रहा है। कोई आ गई हैं, उनको नमस्ते। तो हम थोड़ा इसलिए थोड़ी देर हुई, क्योंकि हम लगातार उसी से कोशिश कर रहे थे कि जैसे हर बारी होता है पेज से लाइव वैसे ही करते रहें। तो आप लोग तो जानते ही हैं, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मेघा जी नमस्ते, कि मैं आप लोगों के साथ घनानंद पढ़ूंगी आज। और ये घनानंद पर मेरा तीसरा लाइव है। तो मतलब हम लोग चाहेंगे तो एक आध और कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं सोच रही थी कि अंतिम करूं। तो अब 6 लोग आ गए हैं और अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। मैंने 2 चुने हैं, एक पद जैसा है और एक कवित्त है। तो शीला, हेलो शीला, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम पढ़ते हैं। और इसमें जो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि ये मैं जो आप लोगों के साथ जिस किताब से मैं पढ़ती हूँ वो चंद्रशेखर मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के पुत्र की किताब है। उनके द्वारा संपादित किताब है और उसी से मैं यह पाठ पढ़ती हूँ। तो आज जिस को मैंने चुना है, जिस कविता को मैंने चुनी है, उसको जरा हम पढ़ें। विकच नलिन लखें सकुचि मलिन होती, विकच नलिन लखें सकुचि मलिन होती। जब आप अगर इस किताब को निकालेंगे और पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पर पाठ में देखेंगे विकल। मैं इसका अर्थ लगाती रही और उसके बाद जब मैंने नीचे चूर्णिका आदि देखी तो उसमें शब्द है विकच। तो ये विकच माने खिला हुआ, विकल नहीं, खिला हुआ नलिन, खिले हुए कमल की बात हो रही है, विकल कमल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। विकच नलिन लखे सकुचि मलिन होती, ऐसी कछु आँखिन अनोखी उरझनी है। सौरभ समीर आए बह की दह की जाए, राग भरे हिय में विराग मुरझनी है। जहाँ ज्ञान प्यारी रूप गुण को न दीप लहें, तहाँ मेरे ज्यों पर विषाद गुरझनी है। हाय अटपटी दशा, हाय अटपटी दशा। नमस्ते माला जी। निपट चटपटी सो क्यों हूँ घन आनंद, न सूझे सुरझनी है। हम जब इन कविताओं को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि घनानंद जो भी बात कर रहे हैं वो अपनी प्रिया सुजान के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि जब वो प्रेम की इतनी गहरी बातें कर रहे होते हैं, प्रेम के खास तौर से विरह की इतनी गहरी बातें कर रहे होते हैं, तो वो स्त्री रूप धर लेते हैं, वो स्त्री बन जाते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि मतलब आप लोग याद करेंगे कि स्त्रियों से अधिक प्रेम, स्त्रियों से ज़्यादा गहन गहरा गंभीर प्रेम कोई नहीं कर सकता। और आप याद करें कि स्वयं कबीर भी स्त्री बन करके राम से अपना प्रेम निवेदन करते हैं। नमस्कार मधु जी, नमस्कार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घनानंद स्त्री रूप में अपने विरह की बात कर रहे हैं। विकच नलिन लखे, खिले हुए कमल को देख करके कितना मन खुश हो जाता है, एकदम मतलब लहलहाने लगता है मन, और आप तुरंत दौड़ करके और उचक करके और कैसे भी देखना चाहते हैं और हर एंगल से कमल को देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जरा आंखों की दशा देखिए कि खिले हुए कमल को देख करके वो संकोचवश मलिन हो जाती हैं, जैसे कि उन्हें नजर ही नहीं आता कि खिला हुआ कमल खिला हुआ है, या आंखें इस तरह से भर आती हैं कि मलिन हो जाती है दृष्टि, आंखें साफ ही नहीं हो पाती। क्योंकि ये कभी कमल हमने देखे थे अपनी प्रिया के संग, या प्रिय के संग कमलों को सौंदर्य को निहारा था। प्रिय ने हाथ बढ़ा के कमल तोड़ करके
और धस करके तालाब में कमल तोड़ करके हमें उनका हार भी पहनाया था, हमारा श्रृंगार भी किया था। आज ये कमल खिले हुए हैं लेकिन प्रिय या प्रिया नहीं है, और इसीलिए इनको देखते ही आंखें भर आई हैं, दृष्टि मलिन हो गई है और अब कुछ नजर ही नहीं आता। और इसीलिए ये आंखों की गति बड़ी अनोखी है। ऐसी कछु आंखें अनोखी उलझनी है, उलझन में पड़ गई हैं आंखें कि उस कमल के सौंदर्य का हम पान करें, हम उस कमल के सौंदर्य को देखें, या फिर हम उलझन में पड़े हुए हैं कि इस कमल को देखें तो पुरानी यादों को कैसे भुला दें। कमल को देख ही नहीं पा रहा है मन, पुरानी यादों की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। ऐसे भी दिन थे कभी जब कमल देख करके हमारी जो आंखें जैसे कमल खिले हुए हैं वैसे ही हमारी आंखें खिल जाती थी, हमारा दिल खिल जाता था, हमारा एकदम जैसे शरीर पर कांति आ जाती थी, रंग रूप से भर जाता था। गंध तो है ही। सौरभ समीर आए बहक दहक जाए, राग भरे हिय में बेराग मुरझनी है। वैसे तो जब कमलों की खुशबू से और आसपास जो फूल व आदि खिले हुए उनकी खुशबू से सौरभ युक्त खुशबू युक्त जब हवा बहती है तो मन बहक बहक जाता है, लेकिन यहाँ उल्टी बात है। यहाँ तो जैसे विरह की ज्वाला दहक गया है मन में, विरह की ज्वाला दहक गई है, मन दहक गया है। सौरभ समीर आए बहकी दहकी जाए, कहाँ तो बहक करके मतलब एकदम रोम रोम में काम की अग्नि दहकने लगती थी, कामाग्नि से हम दहकने लगते थे और एकदम स्पर्श और आतुर चुंबन और ये सब इसमें लिपटने चपटने में लग जाते थे। लेकिन यहाँ तो दहक रही है, सौरभ सुंदर खुशबू से मन बहक रहा है, लेकिन वो बहकना उस तरह का बहकना नहीं है, ये तो विरह की अग्नि का दहकना है। उसास भरने लगता है मन, अग्नि जैसे आग जैसे निकल रही है सांसों से। राग भरे हिय में विराग मूर्छनी है। कैसा तो समय है कि हृदय इतना प्रेम से भरा हुआ है, इतना प्रेम से भरा हुआ है, और कमल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, हवा खुशबू से लदी हुई है, लेकिन मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इनके प्रति ध्यान नहीं जाता, या फिर ऐसी स्थिति हो गई है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आहें भर रहा हूं मैं। जो प्रेम का जो सौंदर्य था, जो संयोग का सौंदर्य था, उसमें विराग माने वियोग भर गया है। ये वैसा वैराग्य नहीं है कि कुछ भी होता रहे हमें फर्क नहीं है। यह वैराग्य है एक तरह से, अब इतना दुखे करें तो क्या करें। मन को वैरागी बनाना चाहते हैं, लेकिन मन वैरागी भी नहीं बनता। इन सारी खुशबुओं, इन सारे सौंदर्य को देख करके एक ही जगह जाकर के मन उलझ जाता है। आह सुजान, जहां जान प्यारी रूप गुण को न दीप लहे, ताहा मेरे ज्यों पर विषाद गुरझनी है। आए आए, जान प्यारी, सुजान, सुंदर सुजान के रूप को और गुण को देखने के लिए जैसे रोशनी नहीं है, एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ ये है कि अगर जान प्यारी यहाँ आ जाती तो ऐसा सब जगमग जगमग हो जाता था कि सब चीज अच्छी से नजर आने लगती। उसके रूप और उसके गुण के आभा से ही सब कुछ इतना आभासित हो जाता कि बिना देखे भी हर चीज दिखने लगती। तो एक तो यह है कि अंधेरा इतना है, वियोग का ऐसा समय है कि इतने अंधकार में मुझे उसके रूपरेखा दिखाई ही नहीं दे रही है। यानी मन इतना विषाद युक्त हो गया है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मुझे उसके चेहरा कैसा है, कैसा नहीं, कैसा दिखता होगा, ये मुझे सूझ नहीं पड़ता। क्या करूं? ऐसे मन में, ऐसे हृदय में जाकर के धंस गई है कि मैं कितने भी आंख झुका लूं, कैसे भी देख लूं, लेकिन हृदय में
वियोग का ऐसा अंधकार है कि हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। आंखें ऐसी भर आई हैं, ऐसे मतलब बादल छा गए हैं आंखों में, आंसू ऐसे बह रहे हैं कि कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको। तहां मेरे ज्यों पर विषाद गुरझनी है। मैंने कहा ना, ज्यों माने हृदय पर विषाद की ऐसी गुलटे पड़ी हुई है, गुरझना, जैसे सब चीजें गुथ सी गई हैं एक दूसरे से, कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम विषाद के भंवर में डूबे चले जा रहे हैं। विषाद के शैवाल में हमारा पैर और हमारा शरीर लिपटता चला जा रहा है। हम डूब रहे हैं, हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। अब गुरझने, उसमें गांठें पड़ गई हैं, इतनी गांठें आ गई हैं हृदय में। और अगर वो रूप गुण वाली सुजान के एक बार ही दर्शन हो जाते तो हम एक एक गांठ खोल देते, मन की एक एक बात कह देते, अपना मन हल्का कर लेते उसको कह करके कि इतने दिन हमने तुम्हारे बिना कैसे बिताए सुजान, कैसे बिताए। और अब जब तुम आ गई हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मन का स्लेट फिर से धुल पुछ गया है, सब और आभा है, सब और दीप्ति है, तुम आज गई हो। लेकिन वो तो है नहीं, इसलिए मन पे एक एक करके गांठें, एक एक करके वेदना की परतें बिछी जा रही हैं। हाय अटपटी दशा निपट चटपटी सो, क्यों हूँ घनानंद न सूझे सुरझनी है। ऐसी अटपटी दशाएं है हमारी, और इतने प्रबल वेग से हम पर वियोग ने हर तरफ से हम पर हमला कर दिया है कि घनानंद न सूझे सुलझनी है। इसको कैसे सुलझाऊं, अपनी दशा को, अपने दुख को कैसे सुलझाऊं, किससे कहूं, का से कहूं, दुखवा में का से कहूं मोरी सजनी। किससे अपने दुख कहूं, कहां से सुलझाना अपने दुख को शुरू करूं। क्योंकि मैं अगर उसका नाम भी ले लूं, उसको याद भी कर लूं, किसी भी उसमें वो याद ही आएगी, और याद आएगी तो एक और गांठ जैसे पड़ जाएगी कि उसको याद करूंगे या करूंगी, और वेदना की एक और गांठ, कभी ना खुलने वाली गांठ पड़ जाएगी। क्योंकि उसके आने की कोई रोशनी, दूर दूर तक इतना अंधेरा है कि कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। एक गहरी निराशा, एक गहरे अनास्था कि अब ना भेंट होगी, अब ना भेंट होगी, वो ना आएगी। ऐसी कविता है ये, जिसमें कि हम शुरू करते हैं, विकच नलिन लखें सकुच मलिन होत, ऐसी कछु आंखें अनोखी उलझनी है। ऐसा उलझन में पड़ गई हैं आंखें, ऐसे उलझन में पड़ गया है मेरा दिल कि मैं दिल में, कहते हैं कि प्रिय दिल में बसता है, उसको देखो तो दिख जाता है वहाँ, लेकिन मेरी आंखों के आंसू रुके तो देखूं, मेरे मन पर जो पड़ी हुई गांठें हैं वो खुले तो देखूं। उसके भीतर कहीं प्रिय छिप गया है। एक बारी उसके रूप गुण की रोशनी मुझे जरा सा दिखाई पड़ जाती, एक जरा आशा की किरण आ जाती मेरे जीवन में, तो मैं हर गांठ सुलझा देता, हर गांठ खोल देता और तुमसे कह देता कि हाय तुम्हारे बिना मेरे दिन, तुम्हारे बिना मेरे ये दिन कैसे बीते। कहता है कोई कि तुम्हारे आए बिना मेरे दिन कैसे बीते, वो तो इतना लहलह मन करता है कि देख लिया और ऐसा लगता है सब दुख दूर हुआ। लेकिन काश हो जाता ऐसा। हम जानते हैं कि घनानंद के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। अब जो दूसरा पद है जिसको हम इतना पढ़ते हैं कि अगर घनानंद का नाम लो तो वही पद आपके मन में सबसे पहले आता है। और ये पद मैंने देखा था 200 पृष्ठ पर, तो कहाँ खो गया ये, मैं दिखा तो बड़ा गुस्सा आएगा। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं ऐसे खोल खोल के पढ़ती रहती हूँ, और लगता है कि अब ऐसे नहीं मिलेगा आज वो। मैंने तो कल रात को पढ़ते समय 200 ही पृष्ठ देखे थे। अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानक बाग नहीं। हाय हाय,
कहाँ खो गए तुम? ये जो अपना विश्वास है ना, यादाश्त पर, इससे बड़ी भारी भूल हो जाती है। तो चलिए हम इससे पढ़ लेते हैं, इसमें ढूंढ निकालें। 1 मिनट आप लोगों को रुकना पड़ेगा। हमने कल पेज नंबर रात के 12 बजे देखा तो 200 ही दिखाई पड़ा था हमको। चलिए आइए इसमें से देख लेते हैं क्या बात हुई। 1 मिनट रुकेंगे ना आप लोग। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। हाय हाय, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। चलिए, जहां साँच चले तजी आप न पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं। तुम कौन तू पाटी पढ़े हो लला, मन ले हो पढ़ते हो छटाक नहीं। वाह क्या बात है। प्रेम का मार्ग बड़ा, आवाज धीरे आ रही है, तेज करूं? ठीक है, अभी तेज कर देती हूं। क्या यहां से ऐसा कुछ होगा? अब देखिए, आ रही है तेज आवाज? एक बार बताएं हल्का। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं। प्रेम का मार्ग बड़ा सीधा है। ये उसी तरह के सीधा है जैसे कि एक जो लाइन होती है ना, सरल रेखा, उस तरह का सीधा है। आप लोगों ने उस दिन भी हम लोगों ने बात की थी कि सरल रेखा खींचनी सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें विड्थ नहीं होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो सीधे अगर आपको नाक की सीध पर चलना हो तो सबसे कठिन काम है। पैर इधर उधर जरा भी पड़े तो पता चला नाक की सीध से 1 इंच इधर उधर हो गए। लेकिन चलने वाले जो होते हैं, जो इस सीधे मार्ग पर चलते हैं और इधर उधर निगाह नहीं करते, वो ऐसे सटासट दौड़ते चले जाते हैं कि क्या कहें। घनानंद उनमें से एक है। तो इतना प्रेम का मार्ग इतना सीधा है, उसमें किसी भी तरह नेक माने जरा सा चुटकी भर भी, एक कण भर भी नेक माने जरा सा नेक सयानापन उसमें उसकी जरूरत नहीं है। उसमें इतना सीधा मार्ग है, उसमें सयानेपन की तो जरूरत ही नहीं है। जहां साँच चले तजी आप न पो, जहां सच्चा आदमी अपना जो मैं है उसको त्याग करके चलता है। जो सच्चा प्रेमी है वो उस मैं को, उस अहंकार को त्याग करके, आप नो माने अहंकार, शीश उतारे भूई धरे। ये शीश उतारना माने गला काट करके नीचे प्रेमी के कदमों पर चढ़ा देना नहीं है। शीश उतारे माने अपना अहंकार को त्यागना है, यानी कि प्रेमी के मन को देखना है, उसके जूते में पैर डाल करके देखना है कि कील कहाँ चुभ रही है, चुभन कहाँ है। सच बात यह है कि अगर आप प्रेमी के मन को झांक करके देखें और उसकी इच्छाओं को समझें तो समझ लीजिए प्रेम का आपने किला फतेह कर लिया। मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम में करने में वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, महत्वपूर्ण ये है। और इसीलिए जब घनानंद ने पूछा अपनी सुजान से, मोहम्मद शाह रंगीला के उसमें, चलो मेरे साथ चलो, चलोगी? तो सुजान ने कहा नहीं, मैं नहीं चलूंगी। ये कहने पर क्या घनानंद का प्रेम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। उनको समझ में आ गई कि सुजान वहां से नहीं निकल सकती, उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसकी कुछ समस्याएं हैं। और मुझे तो एक तरह से इन्होंने उससे राजमहलों से बाहर कर दिया, दरबार से बाहर कर दिया, तो तब क्या करें हम उसका जो प्रेम है अपने हृदय में बसा करके और उसी को निरंतर प्रेम करते हुए चले आएंगे। प्रणाम शाशा।
हम उसी को प्रेम करते हुए चले जाएंगे। और इसलिए जब हम उसको प्रेम ही कर रहे हैं तो हम जानते हैं उसकी स्थितियां, उसमें किसी भी तरह का सियानापन नहीं चाहिए। जहां सांच चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। जो निशंक नहीं है, जिनके मन में कपट है, वो झिझकता है इस रास्ते पर चलने पर। उसको लगता है कि भाई ये तो बहुत सारे, और वो पता है क्या बोलता है, कॉम्प्रोमाइज। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ओ माय गॉड, मैं इस शब्द को आज तक नहीं समझ पाई, कॉम्प्रोमाइज। क्या कॉम्प्रोमाइज? इफ यू आर इन लव, ये किसी भी संबंध के महत्व को घटा देता है कॉम्प्रोमाइज करना। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जबकि आपका दिमाग खराब होने लगता है और वो बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज और नहीं कर सकते, हम बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। प्रेम में कॉम्प्रोमाइज, ऑक्सीमोरन शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग कि ये विपर्य है। प्रेम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। प्रेम का मतलब है कि आप परकाया प्रवेश कर रहे हैं, उसके मन को ढूंढ, उसके मन के अंदर जाकर के उसमें डुबकी डाल रहे हैं, डुबकी दे रहे हैं। और उस डुबकी लगाते समय आपको मणिमाणिक भी मिल सकते हैं और कभी कभी जहर भी मिल जाएगा। क्या करेंगे आप? और अगर आपने उस जहर को पी लिया तब आप शिव रूप हो जाते हैं, मंगलकारी हो जाते हैं। तब वो संसार बदल जाता है। अगर सामने वाला इंसान हो, प्लीज ये मत सोचिए कि मैं किसी भी तरह का मैम वॉल्यूम इज ओके बट हियर, बट प्लीज चेक एट योर एंड। मैं वॉल्यूम को काफी तेज किए हुए हूं, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सीम्स। वॉल्यूम को मैं बहुत चेक कर रही हूं। अब आ रही है ठीक से आवाज? मैं काफी जोर से भी बोल रही हूं, अनलाइक मी। आवाज ठीक आ रही है? यहां पर पेंसिल रखा हुआ था, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो जो कपटी हैं, जिनके मन में कपट है, वो सोचते हैं कि देख लेते हैं इसको, जरा सा पहले चेक कर लेते हैं हमारे लायक है भी है नहीं, इसके पास कितना वेल्थ है, कितना हमें प्रेम करेगा, कहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से, शायद पेंसिल की वजह से था, इसके ऊपर लगा हुआ था पेंसिल। हाँ, प्रेम में समझौता नहीं माला जी, समझौता से प्रेम नहीं होता है। हम लोग इस तरह की भाषा के आदी हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज और समझौतों की। एक होता है, मतलब हम बातचीत इस तरह से करते हैं कि लगता है हम अपने आप से बात करते रहते हैं कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन मैंने इस शब्द का आज तक, मैं अपने आप लोगों को बताऊं, मुझे ये डे 1 से शब्द मुझे बहुत ही अटपटा और गड़बड़ लगता है। और जैसे लोग मुझे बोलते तो मैं कई बार टोक भी देती हूँ कि प्लीज डोंट टॉक इन दीज टर्म्स। कॉम्प्रोमाइज करना है तो फिनिश इट ऑफ, खत्म करो मामला। तो ये मेरा कहना है। तो जो कपटी है, जो ये देखना चाहता है कि ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, कैसे नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हम सब लोगों की इच्छा होती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम करे। लेकिन वास्तविकता मैं आपको बताऊं, वास्तविकता होता है कि हर आदमी अपना प्रेम करता है, अकेले प्रेम करता है, वो अपने से प्रेम करता है। यानी कि, और अपेक्षा जरूर करता है कि वो जो दूसरा व्यक्ति उसे प्रेम करे, अपेक्षा जरूर करता है। लेकिन आपके यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर रिवर, बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। प्रेम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, पर विवाह में होता है। हाँ, ये आप विवाह के संबंधों में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, आप ये ठीक कह रही हैं। मैं यहाँ पर मतलब एक तरह से प्रेम की बात कर रही हूँ, विवाह की नहीं। तो विवाह तो शुरुआत ही इस तरह से होती है जैसे समझौतों से हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे अगर उसमें प्रेम आ जाए, और मैंने ये देखा है कि आदमी एक दूसरे को समझने की
और उसको क्या कहेंगे कि जैसे जरा से भी थोड़ी देर हो जाए किसी को आने में तो मन अकल बकल होने लगता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अकल बकल होने लगेगा। जरा सा तबीयत खराब हो जाए तो अकल बकल होने लगेगा। उसे मोह कहेंगे कि प्रेम कहेंगे, या साथ रहने का मोह है वो प्रेम का क्या, वो मोह प्रेम का रूप नहीं हो जाएगा? नफीसा हेलो, वो रूप नहीं हो जाएगा? एक बड़ी ही महीन रेखा हो जाती है। शुरुआत कैसे भी हो, कुछ भी हो, शुरुआत तो हम एक दूसरे को समझने से, कॉम्प्रोमाइज से कर सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि पहली दृष्टि में जो प्रेम हो जाता है वही प्रेम है। ना 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 ना, मैं पहली दृष्टि के प्रेम को बहुत ही रोमांटिक और गैर जिम्मेदाराना प्रेम कहती हूँ। पहली दृष्टि में प्रेम हो गया, गुड, लेकिन वह यदि सस्टेन करना उसे तो उस पर काम करना पड़ता है। तब आप मतलब मन में कपट रख करके प्रेम नहीं कर सकते, तब वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर मन में कपट रख के प्रेम किया तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और मतलब उस सीधी रेखा में आप सोचिए कि एक वो बंधा हुआ, दो जगह रस्सी बंधी हुई है, दो पोल्स पर, और एक नट उस पर, नट या नटी उस पर दौड़ती चली जाती है। उसने साध लिया है उसको, उसने साधना की है, और पूरा ध्यान, हमको लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी पूरा ध्यान अपने कदम पर और रस्सी पर होता है। रस्सी हिलती भी है, आप लोगों ने नट और नटी को चलते हुए देखा होगा, नहीं तो आज यकीन करके देख लीजिए, रस्सी हिलती भी है। कई बार वो बांस लेकर के साधते हैं, कई बार यूं ही साधते हैं। तो ये प्रेम की वो स्थिति है जहां साच चले तजी आप न पो झिझके कपटी ते निशांक नहीं। ये प्रेम की वो स्थिति है जो ध्यान की तरह हो जाती है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहां एक ते दूसरों आंक नहीं। यहां कोई तुलना नहीं है, हे सुजान सुन लो, एक और दूसरे की तुलना नहीं है कि एक्स अच्छा कि वाई बुरा। ना 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 ना, एक ते दूसरों आंक नहीं, आंकना नहीं है किसी को तुलना नहीं करनी है। प्रेम में अगर तुलना होने लगे तो कहीं ना कहीं मतलब अभी आप देख रहे हैं कि आप किससे प्रेम करें। और मैं इसको बुरा भी नहीं मानती, आज के जमाने में 2021 में इसे बुरा भी नहीं माना जा सकता। किसी कपटी को आप प्रेम नहीं करने लगेंगे, या किसी कोई ज्यादा बेहतर है, किसी हर तरह से बेहतर हो सकता है। आपके प्रेम का वो अलग होगा, मतलब हर के मानदंड अलग हैं। उस मानदंड में दूसरा आदमी खरा उतर सकता है। तो आंक लीजिए, लेकिन अगर प्रेम करने बैठे तो फिर सच्चा प्रेम कीजिए प्लीज। अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, बस मैं आपको देखने के लिए आ गई हूँ, एकदम लाइक ए ब्लैंक पेज। साशा, ये ना 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी के पोएट हैं घनानंद, और इनको हम लोग मतलब रीतिकाल के कवि कहते हैं। हिंदी में इनको रीतिकाल का कवि कहा जाता है, और रीतिकाल में भी रीति मुक्त हैं, क्योंकि जिस तरह की कविता रच रहे हैं उसमें इन्होंने अपने ढंग से प्रेम को, और एक तरह से इसमें रोमांटिक, ये एक रोमांटिक जो अर्ली मॉडर्निटी के जो रोमांटिक कवि हैं उनमें से हम इनको मानते हैं। इस बात को हरदम ध्यान वो कीजिएगा साशा। उस समय बहुत लोगों ने प्रेम पर लिखा है, क्योंकि राजा महाराजाओं के दरबार में लोग होते थे और प्रेम पर बहुत लिखते थे। जब घनानंद ने लिखा, और घनानंद की कहानी यह मैंने पहले भी सुनाई है, एक पंक्ति में सुनाऊं कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे, और वहाँ पर वो बहुत अच्छे पोएट थे, उनके दरबार के तरह से कवि थे, उनके मित्र भी थे। लेकिन जब लोगों के मतलब रंगीले के उस पर भी चढ़े हुए थे, निगाहों में भी, तो उनके जो बहुत सारे लोग चढ़ने लगते हैं, तो एक बारी रंगीला को कह दिया गया कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। तो घनानंद ने कहा, नहीं मैं तो नहीं गाता, मैं तो कविता वगैरह करता हूँ, गाता थोड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा कि सुजान, जो वहाँ पर एक कोर्ट की डांसर थी, उससे कहा गया कि उसको बुला लो और वो बोलेगी तो ये गाएंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने
ऑब्वियसली सुजान को बुलाया। तो सुजान आई और उन्होंने कहा कि घनानंद गाए, तो वो बजाए इसके कि वो मोहम्मद शाह की तरफ मुंह करके गाते। वो सुजान जब आई तो उनकी तरफ, मोहम्मद शाह की तरफ पीठ और सुजान की तरफ मुंह करके गाने लगे और बहुत सुंदर गाया उन्होंने। मोहम्मद शाह रंगीला बहुत खुश हुए, लेकिन जो उनसे चिढ़ते थे उन्हें तो बदला निकालना ही था। उन्होंने कहा देखिए आपकी तरफ पीठ करके गा रहे हैं और आपके कहने से नहीं गा रहे, सुजान के कहने से गा रहे हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें अपने दरबार से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने सुजान से, जैसे मैंने कहा कि आओ तुम चलो मेरे साथ, तो उन्होंने कहा, सुजान ने कहा नहीं। उसके बावजूद घनानंद ने सुजान को लेकर के, जान प्यारी सुजान, ये इसके साथ बहुत सारी कविताएं रची और उसको ही संबोधित ये कविताएं हैं और बहुत खूबसूरत प्रेम कविताएं हैं। तो अर्ली मॉडर्निटी की रोमांटिक, एक तरह से रोमांटिक पोएट है ये, ठीक है ना। तो अब हम इसके आखिरी वो पढ़ें, घन आनंद प्यार सुजान सुनो, यहाँ एक अर्थ से दूसरों आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन देहु लेहु पर देहु छटाक नहीं। अब तुमने प्रेम की कौन सी पट्टी पढ़ी है, कौन सी किताब से प्रेम पढ़ के आए हो भाई सुजान, ये तो मुझे बताओ। किस स्कूल के, मतलब अगर कोई प्रेम का स्कूल होता होगा तो किस स्कूल के हो तुम? क्योंकि यहां पर तुमने मेरा पूरा मन ले लिया है, मेरा पूरा हृदय तुम्हारा हो गया है और तुम ऐसी हो कि छटाक, माने 50 ग्राम्स भी मुझे नहीं देती हूँ। यहाँ मन इस 40 किलोज, मतलब एक जो मन होता है 40 किलो का एक मन होता है, तो मन 40 किलो तुमने ले लिए, यानी इतना सारा तुम्हें मैंने सब कुछ दे दिया, अपना पूरा सौंप दिया तुम्हें, और तुम मुझे 50 ग्राम, एक छटाक भर भी प्रेम वापस नहीं कर सकती हो। एक बार दरस दिखा दो, मैं मान लूंगा कि भी 50 ग्राम मुझे मिल गए। एक दर्शन, बस एक बार तुम्हारा चेहरा देख लूं, फिर 50 ग्राम मिल गए मुझे, जैसे गोया। जब वो दिल्ली से निकले, रंगीला के उसे निकल करके वो मथुरा, यहाँ मथुरा वाले इलाके में आ गए और कृष्ण की भक्ति में भी, क्योंकि वो प्रेम का इलाका है पूरा का पूरा, वहां पर रह करके गाने, वो अपने रचनाएं रचने लगे और इंतजार में रहे कि कभी एक बार कभी सुजान से मुलाकात हो जाएगी, एक बार कभी मैं सुजान को एक बार फिर देख पाऊंगा। दिल्ली वापस लौट नहीं पाए थे, वो दिल्ली से आ गए थे और उन्हीं के प्रेम में कविताएं लिखते रहे और अमर कृतियां उन्होंने हमें दी। उनकी भाषा जब हम देखेंगे, मैं एक बारी फिर से आप लोगों को याद करवा दूं कि जब वो कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि मछली की तरह प्रेम करना चाहिए, लेकिन मछली की तरह का प्रेम क्या हुआ? कोई प्रेम ऐसा प्रेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि मछली तो पानी से अलग होते ही मर जाती है। मैं मर करके मुक्त हो जाऊं उस प्रेम से? मैं उस प्रेम की पीड़ा को, उस प्रेम के दुख को निरंतर जी में जलाता रहूंगा, जैसे कि आप एक दिया लेकर के मन में जलाए हुए हो, कोई ज्योत जलाए हुए हो प्रेम की। दुख है, आंसू है, बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत गहरी वेदनाएं हैं, लेकिन मन है कि वहीं लगा हुआ है, उसी जगह पर जाकर के स्थिर हो गया है और एक से एक रचनाएं हम लोगों के लिए दे रहा है। हम लोगों के लिए एक तरह से प्रेम को समझने की कॉन्सेप्ट्स भी दे रहा है। 2021 में प्रेम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बदले हैं। सच कहें तो रिलेशनशिप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बदले हैं। प्रेम तो वही मूल ही है कि किसी से प्रेम हो जाए और उसका प्रेम हमें मिल जाए, किसी की को मैं पूरी तरह अपना मन दे सकूं, कोई मुझे पूरी तरह अपना मन दे दे, यानी तुम्हारी आंखों में मेरे सिवा और मेरी आंखों में तुम्हारे सिवा किसी और की छाया ना हो, ये कामना रहती है। वास्तविकताएं इससे बहुत दूर होती हैं और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो प्रेम है
ये हरदम एक तरफा होता है। सच कहूं, मिल जाए दूसरा वाला प्रेम कर रहा है, वो अपनी तरीके का प्रेम कर रहा है, आप अपने तरीके के प्रेम कर रहे हैं। हर व्यक्ति के प्रेम करने का तरीका अलग है। और अगर आप ये मान ले कि आप एक ही तरफा प्रेम कर रहे हो, आप ही प्रेम कर रहे हो, देन इट्स अ डिवाइन फीलिंग, इट्स डिवाइन। तब आप बहुत सारे दुखों से, बहुत सारी वेदनाओं से, बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के साथ एक बात जरूर कहूँगी कि कितनी भी डिविनिटी हो, कितना भी कोई चीज़ कितनी भी डिवाइन हो, लेकिन उस दूसरे मनुष्य को आपको मनुष्य मानना पड़ेगा, आपको जीवित प्राणी मानना पड़ेगा। आप किसी के पैर की जूती नहीं है, आपको किसी के पैर की जूती नहीं बनना। आपको ये हालत नहीं कर देने कि कोई आपके सर पर आकर के मतलब सब गंद डाल दे, आपको मारे पीटे और फिर आप बोले कि आप प्रेम कर रहे हैं। नहीं, अपने पर्सनैलिटी को बनाए रखते हुए, अपने आप, अपनी जो सारी आप जो करना चाहते हैं उसको करते हुए प्रेम करें। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, प्रेम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। आपको जैसे भी लगे कि आपको ही और शी इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, क्विट इमीडिएटली। मन में फिर भी प्रेम किया जा सकता है उस व्यक्ति को, उसकी एक छवि बना के प्रेम किया जा सकता है, या किसी और को भी प्रेम किया जा सकता है। भला क्यों उसी को क्यों करते रहे। तो कुछ इस तरह की है ये कविता, कुछ इस तरह के हैं हमारे घनानंद। और अगर आप लोग कहेंगे तो अगला वाला भी घनानंद के ही 2 पर करूँगी। मुझे ये घनानंद बेहद प्रिय है। मैं आप लोगों के साथ रसखान, बिहारी, केशव इनको भी पढ़ना चाहती हूँ। तो जैसा आप लोग कहें, आज के उसमें कहें कि क्या मैं अगले वाले में भी 2 घनानंद को पढ़ूं, या रसखान का कुछ उठाऊं, या कोई नया कवि किसी को पकड़ूं एक बारी के लिए, फिर हम वापस लौट आएंगे इसी तरफ, जैसा आप लोग कहेंगे। क्योंकि आप लोग जब साथ रहते हैं ना, तो समझ लीजिए आप लोग सरस्वती बन करके मेरे उस पर आ जाते हैं, जिह्वा पर। आप सब सरस्वती रूप हो जाते हैं। तो ये है कविता को पढ़ने का सौंदर्य। आज मनु जी का जन्मदिन भी है, तो उनको हमारी तरफ से बधाई भी। और कल मैं आप लोगों को बता दूं कि उनकी एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ, अकेली। साशा, खास तौर से आपके लिए, क्योंकि आपका डिसिप्लिन अलग है। मैं जब ये कहानी कल अकेली पढ़ूंगी, और यही टाइम होगा 4:30 बजे का, तो आप देखिएगा कि उसमें टाइम, जिस समय में वो कहानी लिखी गई है, वो कैसे बोलता है। आज हमें वो थोड़ी सी एक लेवल पर डेटेड कहानी लग सकती है, लेकिन वो एक लेवल पर डेटेड नहीं भी होगी। इस पर भी मैं 2 मिनट कल बात करते हुए बात करूंगी। लेकिन आप देखिएगा कि जो शब्द है आना, 5 रुपये था, 5 रुपये थे उसमें, वगैरह वगैरह भाषा, तो ये पता चल जाएगा कि ये 50s 60s की कहानी है। 50s की होगी, क्योंकि अर्ली 60s में आना ख़त्म हो गया था और हम लोग 10 पैसे वाले उसमें आ गए थे। तो जो 6 पैसे का आना होता था, वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। तो आज मैं डेट भी देख लूँगी कि कौन सी तारीख पे ख़त्म हो गई थी, तो कल उसको करने में हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अकेली, आज ही के समय 4:30 बजे। और आज इस समय हम घनानंद से, आई लव यू घनानंद, रियली, ऐसा कहते हुए आप सबको नमस्कार। या